हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। और आज का ये हमारा एक सरप्राइज लेक्चर है आप सब लोगों के लिए। अब हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन हम लोग 20 का बवाल इस टाइप की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम जनरल साइंस के कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, बायोलॉजी के होंगे या लाइफ साइंसेज आप कह लीजिए। तो ये 20 जो एमसीक्यूज होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना ही अगर आप कर लें और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप देखते रहिए, प्रॉब्लम लेक्चर्स देखते रहिए और ये भी लेक्चर्स अगर आप देख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मोर देन इनफ होने वाला है हमारे आरआरबी जेईई 2019 के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी मटेरियल कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को जितना मैक्सिमम हो सके शेयर करिए, मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इस चैनल की इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके, वो भी आरआरबी जेईई 2019 की इफेक्टिव तैयारी हमारे साथ कर सके। और हम लोग अपना जो टेक्निकल वाला सेक्शन है वो शुरू करेंगे 10 फरवरी से। और सबसे पहला सब्जेक्ट होने वाला है हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और यहाँ पर हम लोग टॉपिक जो है 2-3 दिन पहले बता देंगे किस टॉपिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये 20 का बवाल, जहां हम सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सेट 1 में हम लोग ने 10 क्वेश्चंस रखे हैं, फिर सेट 2 में 2 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला देखिए, द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये होती है हमारी नियॉन गैस। नियॉन होती है हमारी एक इनर्ट गैस, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। इनर्ट गैस होती है, ये जनरली नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव होती है। तो यहां पर सही ऑप्शन है हमारा नियॉन। डिस्चार्ज लैंप्स में यूज होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, फ्लोरेसेंट बल्ब्स में ये यूज होती है। तो यहां से आप याद रखिएगा नियॉन। अगला देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन द फोम ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। साबुन के पतले फोम में चमकदार रंगों का गठन निम्न में से किस घटना का परिणाम है। तो ये मेनली आपका रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, प्रतिबिंब और हस्तक्षेप। तो यहां पर रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। तो सोप में अगर बबल में आपने देखा होगा बहुत सारे मल्टीपल कलर्स आपको दिखते हैं, तो वो मेनली हमारे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की वजह से और रिफ्लेक्शन की वजह से। देखिए इंटरफियरेंस 2 टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब आपकी जो वेव्स होती हैं वो सेम फेज में मीट कर जाएं, तो दोनों जब मीट करती हैं तो एक लार्जर एम्पलीट्यूड की वेव बना देती हैं, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दोनों अपोजिट फेज की वेव्स अगर मीट कर जाए, मान लीजिए एक वेव मेरी ये है, जस्ट सेकेंड, और एक वेव मान लीजिए मेरी, मैं बना दे रहा हूं यहां पर, एक वेव इस तरीके से है और दूसरी वेव इसके जस्ट ऑपोजिट फेज में है। तो जब ये मीट करेंगे तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। ये होता है मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है वो होता है मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो लाइट में भी होता है ये चीज और हमारी वेव्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ब्लू ग्रीन कलर्स डोमिनेट्स इन थिकर फिल्म्स एंड येलो ह्यूज इन द थिनर फिल्म्स। यहां पर सही ऑप्शन है हमारा रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। नेक्स्ट देखिए, द TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। अभी देखिए मैंने ये आपको बताया था, ये तभी होता है जब आपका जो लाइट है ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है। आप हमारे इसके लिए लाइट के लेक्चर्स देख लीजिए, वहां हम लोगों ने बहुत प्रॉपरली चीजों को एक्सप्लेन किया है, पूरा रिफ्लेक्शन कवर किया है, पूरा रिफ्रैक्शन हम लोगों ने वहां पर कवर किया है। तो यहां पर याद रखिए डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। तो डेंसर मीडियम कौन सा होता है, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो इसको हम लोग कह देते हैं ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ये होता है मेरा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है, ये मेरा होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। यहां से सही ऑप्शन है मेरा डायमंड टू ग्लास। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन। ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है, प्रतिबिंब नहीं होता, परावर्तन सही वर्ड है रिफ्लेक्शन के लिए। और जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है TIR है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। और किसी भी पेयर की बात करें, लाइक एयर और वाटर की बात करें, चाहे हम ग्लास और एयर की बात करें, दोनों के लिए क्या होगा, क्रिटिकल एंगल फिक्स होता है। क्रिटिकल एंगल एक फिक्स वैल्यू होती है। तो अगर ऐसा होगा कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है और हमारी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइट हमारी 100% इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पर क्या है, हमारा 100% रिफ्लेक्शन है और क्या हो जाएगा, कोई भी इंटेंसिटी में लॉस नहीं होगा, तीव्रता में कोई भी यहां पर हानि नहीं होने वाली है। नो
इंटेंसिटी लॉस। तो एकमात्र ये ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपको 100% एफिशिएंसी मिलती है, एकमात्र पूरे फिजिक्स में यहीं पर ऐसा आपको देखने का मिलेगा कि आपको 100% पूरा आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में द सिग्नल ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ, सिग्नल जो हमारे हैं ट्रैवल्स करते हैं लाइट वेव, प्रकाश तरंगों के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर सही हो गया हमारे लाइट वेव, लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत आजकल रिसर्च का टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे रिसर्चेस चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, द एंडोस्कोप यूज बाय द डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड पेशेंट्स ऑफ स्टमक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए, द रीजन ऑफ मिराज, मिराज मतलब जो छलावा होता है जो आपको देखने को मिलता है, लाइक डेजर्ट्स में देखने को मिलता है, ये इसका मेन रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगभग फिजिक्स से रिलेटेड कर रहे हैं, तो मिराज मेनली होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, जब एयर की डिफरेंट लेयर्स के थ्रू आपकी लाइट ट्रैवल करती है, डेंसिटी उसकी अलग अलग होती है, तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों ही रीजंस हो जाते हैं यहाँ पर। तो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लीजिए ये आपकी आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, ये मेरा एयर है, ये मेरा गिलास है, ठीक है। तो रेयर टू द डेंसर मीडियम ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड कर जाएगी। और अगर उल्टा जाना है, मतलब यहां पर ग्लास है, यहां पर एयर है, तो ऐसे जाने के बाद ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो डेंसर से रेयर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गई मेरी नॉर्मल। नेक्स्ट देखिए, द डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस, तो इसका भी रीजन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारे डायमंड है वो बहुत शाइन करता है ब्रिलियंटली, वो उसका रीजन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए, द टेक्निक टू इंटीग्रेट द मार्क एंड इमेज ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होलोग्राफी। होलोग्राफी से हम लोग क्या करते हैं, मार्क को और इमेज को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और इससे हम लोग 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं, 3D इमेज बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। तो यहां से सही ऑप्शन हो गया हमारा होलोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू। रमन इफेक्ट ने क्या बताया कि हमारी जो लाइट है वो सारे ही ट्रांसपेरेंट मीडियम से चली जाएगी। तो देखिए, मीडियम जो होता है हमारे 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है ओपेक। ओपेक क्या करेगा, लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा बिल्कुल भी। फिर होता है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की खासियत क्या है, ये पूरी 100% लाइट पास करने देता है, ठीक है। 100% नहीं, मतलब कुछ लाइक 97%, 98% तक कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा। और बाकी क्या होता है हमारा, बाकी एक होता है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पार्शियली अलाउ करेगा लाइट को पास करने के लिए। तो ओपेक का एग्जांपल जैसे हो गया वुड, ट्रांसपेरेंट का हो गया जैसे ग्लास और वाटर, और हमारा ट्रांसलूसेंट का हो गया जैसे बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर हो गया। ये पार्शियली अलाउ करेंगे लाइट को अपने थ्रू पास होने के लिए। तो इसके साथ हमारा सेट 1 फिनिश होता है। अब हम लोग सेट 2 शुरू करते हैं। सेट 2 में भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। द टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ, तापमान किसके द्वारा नापा जाता है, तापमान हमारा नापा जाता है पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर, पायरो जब भी वर्ड आता है आप समझ लीजिए हीट के लिए रिलेटेड होता है, ठीक है, पायरोमीटर। ऑल्टीमीटर से क्या नापा जाता है, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई नापी जाती है। एमीटर से क्या नापा जाता है, करंट नापा जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट। कैलिपर से क्या नापते हैं, लेंथ नापते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो पायरोमीटर से आपका मेजरिंग टेम्परेचर के लिए यूज होता है। अगला देखिए, फोटोवोल्टेइक सेल्स आर। फोटोवोल्टेइक सेल्स मेनली क्या होती है, सोलर सेल्स। ये क्या होता है, इसमें हमारी सोलर एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, लाइट एनर्जी किसमें जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ओपनड इन अ क्लोज रूम। अगर आपकी जब एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो क्या होगा, द रूम बिकम्स ग्रेजुअली हॉटर। ये एक्चुअली हमारा एक आरएसी का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पर अगर करेंगे तो बहुत से लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड के नहीं है तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
रूम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो रूम धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दी एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट आपको पता है कब होती है हमारी, जब किसी सब्सटेंस को हमने कुछ हीट दी, ठीक है, और उसका फेस चेंज हो गया, और उसका क्या हो गया, फेस चेंज हो गया। तो यहां पर जो हीट हमने इसको दी उसने इसके टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं लाया, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होगा। तो ये हीट गई कहां, ये हीट ने आपके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाने का काम किया और उसका फेस क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां पर सही है जूल पर केजी, जूल पर केजी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जूल पर किलोग्राम। द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, अब जब हम लोग अपना टेम्परेचर वाला हीट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने एक क्वेश्चन डायरेक्ट किया है कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये रिलेशन होता है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। तो अगर मुझे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मुझे यहां से फाइंड करना है, मुझे ऐसे टेम्परेचर की वैल्यू बताइए जिसका डिग्री सेंटीग्रेड पर मान और डिग्री फ़ारेनहाइट पर मान दोनों बराबर होता है। तो मैं C की जगह क्या रख दूंगा, X, F की जगह क्या रख दूंगा, X। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू हो जाएगी -40। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उतना ही है और फ़ारेनहाइट पर भी उतना ही होने वाला है। फॉर्मूला हो गया C/5 इज इक्वल टू F-32/9। और अगर स्केल्स की बात करें यहाँ पे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पॉइंट हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पॉइंट हो जाता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आइस पॉइंट होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है हमारा स्टीम पॉइंट। तो ये आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो गया, ये आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग द फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर। तो सेफेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, 0 से लेके 4 डिग्री तक होता है। और ये FDA ने मतलब बताया है कि अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 4 डिग्री से नीचे होगा, योर फ्रीजर टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री, मतलब 0 से लेके ये होना चाहिए, मतलब जो सही रेंज है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, ठीक है। और फ्रीजर मतलब जो ऊपर होता है, ठीक है, उसका लगभग इतना भी हो सकता है, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सही ऑप्शन है हमारा 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखिए व्हाई डज फूड कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है, वहां पे प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से हमारा खाना जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा, ठीक है, हायर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच रिजल्ट्स इन अ फास्टर कुकिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो 100 से कुछ बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमारी कुकिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए अ बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री वाटर इफ द टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक बॉडी है पानी में 4 डिग्री पर तैर रही है, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा, बॉडी विल सिंक, बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी, क्योंकि जब वाटर को हीट करेंगे 4 डिग्री से ऊपर तो वो नॉर्मली बिहेव करेगा, 0 से 4 डिग्री तक ही उसका एनॉमलस बिहेवियर होता है। अगर 0 डिग्री की आइस को हम हीट कर दें और 4 डिग्री तक ले जाएं तो एक्सपेंशन के बजाय ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम, और यहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उसके बाद जब हीट करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, इसलिए बॉडी क्या कर जाएगी, इसमें सिंक कर जाएगी। अगला देखिए प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर। प्योर वाटर हमारा कितने पर फ्रीज होता है, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में तो अगर C/5 इज इक्वल टू F-32/9 में C को 0 अगर आप रख दें तो F कितना आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां से सही ऑप्शन हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पूरे लेसन का, जेरिक कंडीशन। देखिए जब भी जेरिक आता है, जर आता है, ये वर्ड का मतलब होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है भारी कमी, ठीक है, भारी कमी। जैसे हम बोले कि हमारे कैक्टस, ठीक है, कैक्टस होता है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स का मतलब होता है वो प्लांट जो ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है। तो जर या जीरो, ठीक है, जीरो या जर जो होता है भारी कमी से रिलेटेड होता है। तो यहां अगर आप देखें तो यहां होगा इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर,
पानी की अपर्याप्त आपूर्ति, ठीक है, ये हो जाएगा जेरिक कंडीशन। जेरिक मतलब पानी की बहुत कमी, जैसे डेजर्ट्स में होता है, मरुस्थलों में होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी ज़ीरोफाइट्स या जेरिक कंडीशन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला भी लेसन फिनिश होता है। आई होप कि लेसन आपको डेफिनेटली अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज हमें अपना एक बहुत अच्छा रिव्यू और फीडबैक दीजिएगा। इसी तरीके से और अच्छे अच्छे लेसन आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म मैगज़ोन पर, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करना ना भूलें।